प्यारे भैया बहनों, आज मैं आपको कुछ प्राइमरी बातें बताने जा रहा हूँ जो अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनका अध्ययन आपके आगे बढ़ने में बड़ा सहायक होगा। चतुर्भुज आपने कई प्रकार के पढ़े हैं। मैं आपसे प्रश्न करूँगा, आपको उत्तर देना है। मैं आपसे प्रश्न करूँगा और आपको उत्तर देना है। ये कोई विशेष क्लास विषय, कक्षा विषय से संबंधित नहीं है, प्राइमरी नॉलेज। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जैसा कि हिंदी में नाम से स्पष्ट है, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। यदि कोई चार बिंदु हम ऐसे ले लें जो संरेखी नहीं हो, संरेखी का मतलब जो एक लाइन में ना हो, एक बिंदु लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, चारों एक रेखा में है क्या? नहीं। स्पष्ट है, यदि इनको हम ज्वाइन कर दें, इनको यदि हम मिला दें तो हमें एक चतुर्भुज प्राप्त होगा। इनको हमने मिलाया, एक चारों बिंदुओं को ऐसा मिला दिया आपने। चार बिंदु थे, ए, बी, सी। शर्त क्या थी? ये चारों एक रेखा में नहीं थे। जब इनको हमने मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक चतुर्भुज ABCD। तो चतुर्भुज की परिभाषा हम कर सकते हैं, यदि चार ऐसे बिंदुओं जो एक रेखा में न हो को मिलाने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज होती है। ऐसे चार बिंदु जो एक रेखा में न हो, परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? चतुर्भुज। ऐसे चार बिंदु जो एक सरल रेखा में ना हो, मिलाने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसे चार बिंदु जो एक रेखा में स्थित ना हो को मिलाने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार बिंदु A, B, C, D एक रेखा में थे, इनको हमने मिला दिया। A को B से, B को C से, C को D से, D को A से, एक पूर्ण आकृति बन गई। अब चतुर्भुज के अवयव, चतुर्भुज में क्या क्या है? चतुर्भुज में निम्न चीजें रहती हैं। चतुर्भुज के अंतर्गत, चार शीर्ष होते चित्र में A, B, C एवं D चार शीर्ष हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चार। भुजाएं भी चार। भुजाएं किसे कहते हैं? दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड भुजा कहलाता है। दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? भुजा। तो चतुर्भुज में दो शीर्ष अपन कोई भी ले लें, A और B को। चतुर्भुज में AB, BC, A को B से मिला तो AB रेखाखंड प्राप्त हुआ। चतुर्भुज में AB, BC, CD एवं DA, ये चार भुजाएं हैं।
चतुर्भुज में 4 भुजाएं कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 भुजाएं समझ में आ गया। कभी कभार ए बी भुजा को हम बी ए भुजा भी कहते हैं, बी सी भुजा को सी बी भुजा, सी डी भुजा को डी सी भुजा और डी ए भुजा को ए डी भुजा भी कहते हैं। या इसी को हम क्रम बदल दें, या ऐसा भी लिख सकते हैं बी ए, सी बी, डी सी एवं ए डी, ये 4 भुजाएं हैं, ये 4 भुजाएं हैं। बात समझ में आ गई। 2 शीर्ष अपन ने जहाँ मिलाए हैं तो प्राप्त रेखाखंड हमारा क्या हो गया? भुजा। तो ए को बी से मिलाया या बी को ए से मिलाया। भुजा ये दोनों एक ही की हैं, अलग अलग भुजाएं नहीं हैं। तो 4 भुजाएं हो गई। ऐसा नहीं कि 8 भुजाएं हो गई। भुजाओं की संख्या कितनी है? 4 ही है, क्योंकि ए बी और बी ए भुजा एक ही भुजा है ना। ऐसे डी ए और ए डी भुजा ये भी एक ही भुजा है। तीसरी बात, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, कर्ण या विकर्ण। तीसरी बात, चतुर्भुज में 2 विकर्ण, विकर्ण को कर्ण भी बोलते हैं ना। कर्ण जैसे शुद्ध और विशुद्ध, हिंदी शब्द में आता है शुद्ध घी या विशुद्ध घी, दोनों का मतलब अशुद्ध वो हो गया क्या? विपरीत अर्थक। पर शुद्ध और विशुद्ध, ऐसे विकर्ण और कर्ण ये एक ही चीज़ है। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। यदि बी को छोड़ के ए को सी से मिला दिया जाए और दूसरा बिंदु लें बी, बी सी को छोड़ के डी से मिला दें तो ये विकर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण। तो चित्र में AC एवं BD 2 विकर्ण हैं। 2 विकर्ण या कर्ण हैं। ये 4 बातें चतुर्भुज के लिए आपको मालूम होनी चाहिए। और अंतिम बात जो एक और करेंगे वो है कोणों की। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4। वे 4 कोण क्रमशः कौन कौन से होंगे? शीर्ष को अपन बीच में लेंगे। पहला कोण ए को लें तो डी ए बी, पहला कोण डी ए बी। अब देखिए डी ए बी अपनी साइकिल में चल रहे हैं। किससे? घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में। एक कोण आ गया, इसी कोण को हम बी ए डी भी बोल सकते हैं, या कोण बी ए डी। याद रखें जिस कोण को हम जिक्र करते हैं वो बीच में आता है। ए बीच में आया, डी ए बी या बी ए डी। जब 2 रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं तो वो कोण का निर्माण करते हैं। जब 2 रेखाखंड, या हम ये कह भी सकते हैं किरण, क्योंकि जहाँ चतुर्भुज का मामला है तो ये रेखाखंड समाप्ति हो जाती है, इसलिए हम यहाँ रेखाखंड बोल रहे हैं। पर कोई भी 2 किरण जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, उद्गम एक ही होता है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? कोण। तो चूंकि यहाँ पे ये चतुर्भुज है, इसमें ये जो रेखाखंड है इनकी एक डेफिनेट मेजरमेंट है, तो इसलिए हमने कहा
कि जहाँ भी दो रेखाखंड जिस शीर्ष पे मिलते हैं वे एक कोण का निर्माण करते हैं। तो DAB कहें या BAD कहें, सेम है। इसका मतलब क्या है, DAB या BAD कभी कभार, अब इस कोण का कोई मान होगा, DAB का 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, तो कभी कभार इन कोणों को कैसा लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB या मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD। देखिए, M फॉर मेजरमेंट, कोण का माप को क्या बोलते हैं, M किसके लिए, मेजरमेंट के लिए, माप के लिए। तो हमने क्या लिखा, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB या मेजरमेंट ऑफ BAD। यदि मान लो इसका कोण का मान 60 हो तो आप यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, नापेंगे चांदे से। यदि इसका मान 40 डिग्री हो तो आप लिखेंगे 40 डिग्री। तो दिस इज द वे ऑफ रिटर्न फॉर एनी एंगल। तो ये इसका लिखने का एक तरीका है। मेजरमेंट M लिख दें, कई किताबों में आपने M लिखा देखा होगा, है ना। ये साधारणतः अपन DAB लिखते हैं, 60 डिग्री 40 डिग्री जो भी होता है। पूर्णतः सही लिखने के लिए आपने को लिखना चाहिए मेजरमेंट ऑफ DAB। दूसरा, अब A बिंदु आ गया, अब B शीर्ष को लें अपन बीच में, सेकंड एंगल ABC, एंगल ABC या इसको एंगल CBA बोल सकते हैं। बताया ना कि B को बीच में ले रखना है, ABC या CBA, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC या मेजरमेंट ऑफ एंगल CBA, जो भी मान हो लिख देंगे, 40, 60, 70, 65, जो आपका है वो आपको लिखना है ना। यदि तीसरा कोण कौन सा है, A बिंदु आ गया बीच में, B बिंदु आ गया, अब आएगा C बिंदु। एंगल BCD, कोण BCD या कोण DCB, इसी को अपन लिखते हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD या मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB, समझ में, उल्टा कर दिया, DCB, BCD को DCB, BCD को DCB, इस तरह से, है ना। अब C बिंदु आ गया, अब चौथा शीर्ष ले रहे हैं D। अब D बीच में आ जाए तो CD और AD रेखाखंड D बिंदु पर मिल रहे हैं, तो चौथा कोण आपका हो गया एंगल ADC, कोण ADC, या क्रम में इसलिए तो CDA को पहले ले लेते हैं, अपन घड़ी की दिशा में घूमते हुए चल रहे हैं तो यूँ लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं, लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर। एंगल CDA या कोण ADC, D बीच में आ गया, इसी को लिखेंगे। और मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA या मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC, ठीक। कोण को किसके द्वारा नापा जाता है, चांदे द्वारा, है ना, प्रोटेक्टर, कई स्टूडेंट D भी बोलते हैं, है ना, जैसे भी जो भी आप कहते हो। पर कंपास में एक अर्धवृत्ताकार इस तरह से एक प्लास्टिक का या लकड़ी का या, है ना, किसी भी धातु का भी बना सकते हैं उसको अपन, तो वो एक यंत्र रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चांदा, उससे हम इन कोणों को नापते हैं। और अंतिम एक बात और बताना चाहता हूँ, इन चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
अंतिम बात जो आपसे कहना है मेरे को कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। तो अभी चतुर्भुज के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। चतुर्भुज की परिभाषा से चालू करते हैं। चतुर्भुज ऐसे चार बिंदु जो एक सरल रेखा में न हो, मिलाने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। या असंरेख हो, जैसे चार बिंदु चार असंरेख, इसकी जगह पर असंरेख भी बोल सकते हैं। संरेख माने एक रेखा में, असंरेख माने जो एक रेखा में ना, मिलाने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के अंतर्गत चार शीर्ष होते हैं। चित्र में आपको बता दिया ABCD और चार शीर्ष हैं। चतुर्भुज में ये चार भुजाएं होती हैं, ABBCCDDA, इनको उल्टा क्रम में भी लिख सकते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। M क्यों लिखते हैं? यदि माप लिखनी हो तो अपन M आगे लगा देते हैं, और नहीं साधारणतः अपन ऐसा लिख देते हैं DAB बराबर 40 डिग्री। उसका मतलब ये मेजरमेंट। आइए अब और अंतिम बात आपको बताई कि चतुर्भुज में के सभी चारों कोणों का जोड़ 360 अंश होता है। आइए इसको सिद्ध करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 अंश कैसे होता है। हम जानते हैं, अभी हमने आपको विकर्ण के बारे में बताया, A को C से मिला दें, B को D से मिलाएं तो हमें दो विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज है उसको हम एक विकर्ण द्वारा दो त्रिभुजों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए, तो हम सिद्ध करने जा रहे हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। सिद्ध करें, है ना? सिद्ध करें। ये आपने चतुर्भुज बनाया, कैसा भी चतुर्भुज, इसका नाम अपन को अभी नहीं दे रहे। चतुर्भुज के जब प्रकार आपके सामने बताए जाएंगे तब अपन इसका जिक्र करेंगे किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज चार असंरेख बिंदु ले लिए अपन ने, कोई से भी PQRS या ABCD, एक क्रम में पढ़ लेना इनको, या तो इसका क्रम क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। तो जैसे A शीर्ष ABCD कैसा क्रम में लिया? घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के जो कांटे चलते हैं उसके विपरीत दिशा में। तो कैसे चले अपन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक किसी कांटे यूँ चलते हैं ऐसे, हम कैसे चल रहे हैं? ऐसे। A को C से मिलाया, रचना में क्या किया आपने? A को C से मिलाया, तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया। दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज है ABC, फर्स्ट त्रिभुज, और दूसरा है ACD। तो एक विकर्ण द्वारा ये पूरा चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया। अब हमें सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चार कोण कौन से कोण हैं? A, B, C और D। पूरा बोले तो DAB, ठीक, ABC, BCD, CDA। देखिए, चतुर्भुज ABCD में त्रिभुज ABC के सभी कोणों का जोड़, सभी कोणों का
योग बराबर 180 डिग्री कोई भी त्रिभुज में। वैसे ही त्रिभुज एवं त्रिभुज ACD के सभी कोणों का जोड़, सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुज के कोणों को जोड़ना है। अब लिखने का तरीका देख लीजिए, इन दोनों को अपन जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा, 360 आ गया डिग्री। अब लिखने का तरीका कैसा है, त्रिभुज, पहली बात तो ये बताइए, त्रिभुज दो त्रिभुज में बटा, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। अब पहले त्रिभुज ABC की चर्चा करें। पहला त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में मेजरमेंट ऑफ एंगल, ए को बीच में लेना, एक कोण की चर्चा कर रहे हैं ना इस त्रिभुज में, CAB या BAC कुछ भी लिखते हैं ना, CAB या उल्टा B, प्लस ए आ गया बीच में, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या ABC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BCA बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अब त्रिभुज, ये समीकरण 1 मान लेते हैं अपन इसको, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD, तो अब अपन A को बीच में ले रहे हैं, A, C और D, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAC ये आ गया DAC। अब C को ले लें, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA, क्रम लिया घड़ी का ऐसा, तो सब कोण आ गए, A आ गया, C आ गया और अभी यहाँ D आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA बराबर 180 अंश, समीकरण 2। कारण वही, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, वाम पक्ष में वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष में दक्षिण पक्ष, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। वाम पक्ष क्या कह रहा है, अब देखिए, ये पूरा एंगल जो है DAC, कोण A पूरा इतना प्लस इतना, इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे। जहाँ भी एंगल A आए, जैसे ये CAB ये कोण, और इसमें CA
पहले कोण में ए बी सी में देखो सी ए बी इतना कोण, और दूसरे का देखो डी ए सी, तो पूरा कोण आ जाएगा। इनको साथ में लिख लें पास पास। इन यानी 6 चीज़ों को जोड़ना है, 1 2 3 और 3 कोण उसके। चाहो तो पहले पूरा ऐसा लिख दो, फिर आपको समझाने के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी ए प्लस 3 कोण हो गए इसके। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। 6 कोण आ गए, इसके 3 देखिए, 1 2 3 4 5 6 बराबर 180 धन 180 डिग्री ऊपर लिख चुके हैं वैसे इसको, पर आप पूरी शार्ट में केवल इतना से याद रखना है आपको। अब ए कोण को हम पूरा, क्योंकि इस त्रिभुज में आधा कोण आया है, पूरा कोण नहीं आया है। त्रिभुज ए बी सी में ये आधा कोण आया है, त्रिभुज ए सी डी में ये आधा कोण आया है। तो ए कोण को हमको साथ में रखने के लिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम एसोसिएट कर देते हैं, एक साथ रख देते हैं। दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए सी, डी ए कहाँ है, डी ए सी इसमें ये है, डी ए सी, ये ए और ये साथ में रख लिया, मेजरमेंट ऑफ डी ए सी। अब एंगल बी तो केवल इसी में है, पहले त्रिभुज में ही है एंगल बी पूरा का पूरा, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस अब जो सी एंगल है वो भी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसमें भी, पहले में भी है और दूसरे में भी। तो सी वाले को हम एक साथ लेंगे, पहले ले लें बी सी ए, इसमें बी सी ए कहाँ आया है, बी सी ए ये आया है, ये जहाँ 2 लाइन ऐसी बना देते हैं हम, इसको साथ में ले लिया, प्लस मेजरमेंट ऑफ, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी ए, फिर और सी दूसरे में कहाँ आया है, पहले में सी आ गया, ये दूसरे में सी कहाँ आया है, दूसरे इसमें सी, ये ए सी डी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी प्लस सी ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब डी तो अकेला इसमें दूसरे में ही है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए बराबर 360 डिग्री। अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी इतना कोण, सी ए बी इतना है ना, सी ए बी ये वाला कोण, धन डी ए सी पूरा दोनों मिला के बड़ा कोण, तो कोण लिख सकते हैं डी ए बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी या बी ए डी कुछ भी लिखें, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी ये हो गया, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल,
अब सी, पूरा सी, ये कौन कौन सा, बी सी ए, ये कौन, और ए सी डी, ये कौन, मिला के पूरा सी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी प्लस सी आ गया, इन दोनों का जोड़, और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए बराबर 360 डिग्री। हमने देख लिया बीच में ए आ गया, यानी कोण ए पूरा, कोण बी पूरा, कोण सी पूरा, कोण डी पूरा। इस तरह से सिद्ध हुआ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 अंश होता है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान देंगे। क्या सिद्ध किया मैंने? चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ या योग 360 अंश होता है। मैंने कुछ नहीं किया, एक त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया। किसके द्वारा? एक विकर्ण। तो रचना में आप लिख सकते हैं, रचना ए को सी से मिलाया, इससे दो त्रिभुज में बढ़ गया ये। अब हमको एक मालूम है कि त्रिभुज के किसी भी तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। दो त्रिभुज हैं तो दोनों में तीन तीन कोण बन रहे हैं, दोनों को जोड़ दें त्रिभुजों के दोनों कोणों को तो 360 होना चाहिए। तो पर ये कोण, ये त्रिभुज कह रहा है मेरा भी है, और ये त्रिभुज दूसरा त्रिभुज कह रहा है मेरा भी, तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है साथ में, बस इतना ख्याल रखना है। ऐसे ही बी तो इसके लिए पहले त्रिभुज के लिए, दूसरे में तो है ही नहीं बी। ऐसे ही सी कोण जो है, ये पहला त्रिभुज कह रहा है मेरा भी इतना हिस्सा है, और दूसरा त्रिभुज कह रहा है इतना हिस्सा कोण में मेरा भी, बस इन दोनों को साथ में अपने को लिखना है। और ये सिद्ध करना है कि इनका जोड़ कितना हो गया? 360 अंश। अब चतुर्भुज के बारे में अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, कितने प्रकार के आप चतुर्भुज जानते हैं? इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। कई तरह के चतुर्भुज होते हैं, कई प्रकार, उनको तो विशेष प्रकार हो जाते हैं, कुछ स्पेशल। मुख्य रूप से चतुर्भुज कैसे होते हैं, उनके अलग अलग नाम दिए हैं हमने, उनके कुछ गुणों के कारण उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जितना भी आपको याद रखें, जैसे एक कहें कि विद्यालय में कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं तीनों आ जाती, यदि मिडिल स्कूल है तो पहली से लगा के 8वीं तक आ जाएंगे सभी, है ना। हायर सेकेंडरी है तो पहली से लगा के 12वीं तक आ जाएंगे सभी बच्चे। यदि और बड़ा स्कूल है तो पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, या आपके केजी फर्स्ट जिसको आप बोलते हैं ना, केजी फर्स्ट, केजी सेकंड, यहाँ से भी चालू कुछ स्कूल होते हैं। हम लोग के समय पहली से स्कूल चालू हुआ करते थे, कक्षा 1 से। आजकल 2 साल पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आप लोगों को स्कूल जाने की प्रैक्टिस और थोड़ा अक्षर ज्ञान और थोड़ा घर से बाहर निकलने के लिए 2 साल आपके और लगते हैं शिक्षा में, जिससे आपका समग्र विकास हो सके। तो मैं बताने जा रहा था चतुर्भुजों के प्रकार। कई प्रकार के चतुर्भुज आपने सुने होंगे नाम, मैं अभी क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि चतुर्भुज के कितने तरह के आपने नाम सुने। कोई क्रम नहीं अपना, केवल चतुर्भुज के प्रकार, जो जो आपने नाम सुने, जिन जिन चतुर्भुज आप बोलते चलिए। पहला आपने सुना होगा क्या? वर्ग सुना होगा। दूसरा आयत, ये चतुर्भुज के कई प्रकार आपको तरह तरह के। तीसरा सुना होगा आपने, जिन जिन चतुर्भुजों के नाम आपने सुने उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, केवल अभी इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, केवल आपने जो नाम सुने उनका वर्णन है आपके सामने। वर्ग, आयत, फिर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, फिर और क्या नाम सुना है आपने? हाँ, बहुत अच्छे। समलंब चतुर्भुज,
समलंब चतुर्भुज पतंग और कोई याद आए तो बताइए जल्दी। ठीक है, इतने ही अभी चर्चा करते हैं एक एक करके। पहले हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग आपने इसका संख्यात्मक और ज्यामितिक दोनों रूप में अपन देखना चाहते हैं। वर्ग का मतलब आपने जब आपने पढ़ा था 3 का वर्ग बराबर 3 गुणित 3 उसी का उसी में गुणा, और आप 9 बोलते थे, 3 तिहाई 9 उसी का उसी में। तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं, ये भी एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार है, पर एक विशेष प्रकार होता है जिसके कोण समकोण हो जाते हैं। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण समकोण होते हैं। आपके दिमाग में इसकी कल्पना होनी चाहिए कि चतुर्भुज है तो ये कैसा होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी और कोण समकोण होंगे सभी। जैसे जितनी बड़ी ये तो इतनी बड़ी ये इसकी आसन्न भुजा, ये भी इतनी बड़ी। यदि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, और कोण सब समकोण बने 90-90 के। ये ए बी सी डी, ये क्या है, वर्ग है आपके सामने। ये क्या है, वर्ग। कब होगा ये वर्ग, यदि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो कोई, तो सी डी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि BC की लंबाई 4 BC की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये प्रत्येक कोण A, B, C और D 90 अंश का होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल C, मेजरमेंट ऑफ एंगल D ईच इक्वल टू 90 डिग्री। सभी का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश। आयत, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा आमने सामने की। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, ये आयत का समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आमने सामने की भुजाओं के जोड़े समांतर हो, कभी ना मिले, और बराबर। ये 5 तो ये 5, ये 4.3, 5 तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज बन गया आपका। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा जितनी बड़ी, ये भुजा इतनी बड़ी, ये भुजा इतनी बड़ी, इतनी बड़ी ये भुजा, ये सब 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। एक ये 5 की तो ये भी 5 की, ये भी 5 की, ये भी 5 सेंटीमीटर की। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे ये जोड़ा और ये जोड़ा समांतर हो गया, कभी नहीं मिलेगा, मिला दिया। ये और ये समांतर है, समलंब चतुर्भुज हो गया आपका। पतंग में ये जैसे पतंग ऐसी दिखती है, ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर होते हैं। ये पतंग जैसी पतंग आपकी बनती है, पतंग की ये विशेषता है। इसके बारे में अपन और आगे अध्ययन करेंगे, तो ये आपको ख्याल रखना है। इनके फिर विकर्ण संबंधी गुण हैं, है ना। जैसे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, ये कोण 90 का बन जाता है अपने आप।
ये आप देख सकते हैं। तो समचतुर्भुज का ये विशेष गुण है ना। ये जो आयत है इसके विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। जितना बड़ा ये AC होगा उतना ही बड़ा BD होगा। सब आपकी किताब में दिए हुए हैं, ये आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं। AC जितना बड़ा, यदि AC 7 का तो ये भी BD भी 7 का ही होगा। ये वर्ग में आप देख सकते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर लंबाई के होंगे, ये भी समकोण पे कटते हैं, है ना। तो इस तरह से आज आपको हमने चतुर्भुज के बारे में प्राइमरी जानकारी देते हुए उनके गुणों का अध्ययन किया और हमने ये स्पष्ट किया कि अब आगे की वीडियो में हम जब बात करेंगे तो इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों की और इनके विकर्णों की, गुणों की और विशेष जो गुण हैं उनकी चर्चा करेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, जय भारत। इस तरह से ये वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हिंदी कभी भी दिक्कत आती है 15-20 दिन बाद, तो हम हर तरह के के लिए तैयार रहें। हाँ हाँ, बहुत सिंसियर गर्ल